Hey guys, hopefully everyone is doing well. Today's target is to solve question number 14. The chapter which we are related with is joint stock company. Actually आज का क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है. हमने जब शेयर्स अलॉट किए थे तो वी हैव ऑलरेडी परचेज्ड अ बिजनेस where assets were acquired, liabilities were owned, and in response shares were issued. एसेट्स हमने वहां लिए, लाइबिलिटीज ओन की और पैसे देने के बजाय हमने शेयर्स अलॉट कर दिए थे. आज सिर्फ फर्क यह है कि वी विल बी एक्वायरिंग एसेट्स एज यूजुअल, liabilities as usual, but instead of allotting shares we are ready to issue debentures. तो शेयर्स की जगह डिबेंचर और बिजनेस हमने परचेज कर लेना. बिजनेस के लिए वही बात सामने आएगी कि वी विल बी बाइंग एसेट्स, एक्वायरिंग एसेट्स, owing liabilities, and then the difference could be the purchase consideration. यहाँ इस क्वेश्चन में there is a twist. ये जो परचेज कंसिडरेशन है ये भी दी हुई है. तो अब इसका मतलब है कि हम क्वेश्चन में तय करेंगे कि यहाँ क्या सिचुएशन क्रिएट हुई है. मैं आपको पहले एक एंट्री करके देता हूँ और ए पार्ट सॉल्व करते हैं, तब आपको ज्यादा बेहतर तरीके से बात समझ में आएगी. अब चूंकि यहाँ कुछ चीजें ज्यादा हैं तो हमें कुछ लाइंस को इंक्रीज करना. उतनी देर आप समझिए कि जो परचेज कंसिडरेशन है ये बेसिकली वेंडर की अमाउंट होती है, उसको हमने अब टैकल करना है. तो फर्स्ट एंट्री इज बिजनेस परचेज्ड. जब आप ये कहेंगे ना हैदर लिमिटेड एक्वायर्ड द एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ मिस्टर आर, इट मींस you have acquired whole business, assets and liabilities. So when you are buying your business, so few assets are coming in. Assets should be written on debit side. चलिए, और इसके साथ आपने लाइबिलिटीज भी एक्वायर की हैं और यहाँ पर हम इसको इसकी अलाइनमेंट चूंकि सेंट्रलाइज्ड है इसको लेफ्ट साइड पे करते हैं, ये नहीं चाहिए हमें. ओके, एसेट्स एक्वायर की हैं और साथ में वी हैव एक्वायर्ड लाइबिलिटीज एज वेल. थोड़ा सा फासला छोड़ते हैं. अब आप मेरे से पूछें कि मैंने आई हैव लेफ्ट दिस लाइन सेकेंड एंड आई हैव लेफ्ट फोर्थ लाइन एज वेल. सो 1 2 3 4 परचेज कंसिडरेशन एज यू नो इज अमाउंट ऑफ वेंडर. तो हमारा ये वेंडर वाला भी प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व हो गया, जबकि पिछले क्वेश्चंस में हमने डिफरेंस लिया था. वेंडर कौन है? मिस्टर राशिद है, so it's better to mention Rashid as well. अब वहां अमाउंट लिखते हैं. हाउ मच अमाउंट ऑफ एसेट्स वी हैव बॉट. लुक एट हियर, 1 लाख के एसेट्स हैं. सो यू आर गोइंग टू पुट एसेट ऑफ वर्थ रुपीज 1 लाख और उसके बाद लाइबिलिटीज दे आर ऑल्सो गिवन डायरेक्टली. सो 80,000 वर्थ ऑफ लाइबिलिटीज यू हैव बॉट और वेंडर की अमाउंट भी साथ में गिवन है एंड दैट इज 9,20,000. सो जस्ट 9,20,000 और एसेट्स आर वर्थ ऑफ 10 लाख, 1 मिलियन. अब यहां सिर्फ आपने ये सोचना है कि क्या हम ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं या कम पेमेंट कर रहे हैं. उसके लिए आपको ज्यादा अकल इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है. जस्ट सी डेबिट एंड क्रेडिट साइड आर इक्वल और नॉट. ऑन डेबिट साइड वी हैव 1 मिलियन, ऑन क्रेडिट साइड वी हैव 920 एंड 80. ये भी 1 मिलियन है लेकिन हम इसको प्लस करके शो भी करवा देते. सो 9,20,000 प्लस 80,000. तो आप देखें ये भी सेम अमाउंट है. अब इसका मतलब है कि एसेट एंड लाइबिलिटीज आर इक्वल. देर इज नथिंग टू डू मोर. आवर स्टेप हैज बीन कंप्लीटेड. अब वापस चलते हैं और हम यहाँ पढ़ते हैं. इट वॉज एग्रीड दैट द परचेज कंसिडरेशन वुड बी सेटल्ड बाय इशू 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच. अच्छा जी, अब आपने इसको डिबेंचर्स देने हैं और मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था ये 10% आपके लेवल पर नहीं है, आईकॉम के लेवल पर इसका कोई लेना देना नहीं है. सो यू जस्ट इग्नोर इट. ये सिर्फ नाम है 10% ऑफ डिबेंचर्स. सो हियर इशूड डिबेंचर्स. एक दफा दोबारा सुने. दीज एसेट्स वर परचेज्ड, अमाउंट पेएबल वाज 9,20,000 और आपने उसके बदले में डिबेंचर्स इशू करने हैं. और डिबेंचर्स सिंपल इज दिस, वेंडर टू डिबेंचर्स. और साथ में मैंने आपसे ये भी कहा था कि जस्ट राइट डाउन
10% एज नेम। बार बार ये कह रहा हूँ कि 10% का आपने कुछ नहीं करना। ये नेक्स्ट जब आपके सेमेस्टर स्टार्ट होंगे यूनिवर्सिटी के, तो उस पे जाके आपको 10% की कैलकुलेशन करनी है। सेकेंडली, रूल वी नो दैट वी विल नेवर बी चेंजिंग अमाउंट ऑफ वेंडर्स, सो 9,20,000 यू आर राइटिंग ऑन बोथ साइड्स, उसकी अमाउंट चेंज नहीं होगी। देखिए जी, ये आपका पूरा एक फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, जिसमें यू हैव बॉट योर एसेट एज फर्स्ट स्टेप एंड देन यू हैव पेड टू द वेंडर्स। हम ऐसा करते हैं, चलें इसको वाइट ही रहने देते हैं, मैं सोच रहा था कलर चेंज कर दूं। अब बी पार्ट करते हैं, और बी पार्ट करने के लिए आपने सिंपल सी बात समझनी है, ये सारी एंट्रीज मैं एज इट इज कर रहा हूं। अब सिर्फ फर्क कब डलेगा, जब यहां पर आपको, चूंकि दूसरे जगह पर आपकी परचेज कंसिडरेशन डिफरेंट है, मैं ये मिटा रहा हूं। दोबारा देखें, यू हैव बॉर्ड एसेट ऑफ वर्थ रुपीज 10 लाख, वो 10 लाख वैसे ही आ गया। लाइबिलिटीज ऑफ 80,000, लाइबिलिटी ऑफ 80,000, बस अब बी पार्ट जब करेंगे तो 9,60,000 आपकी परचेज कंसिडरेशन है, तो यू विल पुट 9,60,000 ओवर हियर। अब आप गौर से देखें कि ऑन डेबिट साइड इट इज 10 लाख, क्रेडिट साइड में आपको प्लस करके दिखा देता हूं 9,60,000 और प्लस 80,000। अब आप देखिए, यू आर पेइंग मोर assets of worth rupees 1 million you are buying and 1,40,000 you are ready to pay। आप क्यों एक चीज के ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हो जाएंगे? जैसे मैंने पहले भी आपसे रिक्वेस्ट किया है कि ज्यादा पेमेंट कब करेंगे, जब उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, जब उसकी गुडविल ज्यादा होगी, रिप्यूट ज्यादा होगी, तब आप उसकी पेमेंट ज्यादा करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में कई दफा बताया, नॉन ब्रांडेड आप कपड़े परचेज करेंगे तो द प्राइस विल बी लो। If same quality, same quantity you are buying, but with the brand name, obviously you will have to pay more। तो चूंकि ब्रांड का नाम है, रिप्यूट है, गुडविल है, इसलिए आप ज्यादा पे करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इन द सिमिलर मैनर, अब साफ नजर आ रहा है कि यू हैव बॉट एसेट्स ऑफ 1 मिलियन बट यू आर रेडी टू पे 1,40,000। कितना आप एक्स्ट्रा पे करने के लिए तैयार हैं? देखिए, आपने पे करना है 1,40,000, जबकि द वर्थ ऑफ एसेट इज जस्ट 1 मिलियन, तो 40,000 एक्स्ट्रा पे करेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी गुडविल ज्यादा है, रिप्यूट ज्यादा है, नाम ज्यादा है। उस गुडविल को यू विल बी मेंशनिंग ओवर हियर। डेबिट साइड पे कम था ना, तो डेबिट साइड पे जब भी कोई कमी होगी, आप उसे गुडविल का नाम एक तो दे देंगे, लेकिन हमने इसकी अंडरस्टैंडिंग भी साथ में क्रिएट की है कि इफ यू आर पेइंग मोर, इट मींस इट इज ड्यू टू गुडविल। उसके बाद डिबेंचर इशू करने हैं, और मैंने आपको बताया कि यू विल नेवर बी ऑल्टरिंग योर अमाउंट ऑफ वेंडर, दैट इज 960,000, तो आप वही अमाउंट वेंडर को पे करेंगे सिमिलरली। ले जी, ये आपके दो पार्ट्स कंप्लीट हो गए। हम अब इस पार्ट को थोड़ा सेपरेट शो करवा देते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि वी आर डूइंग 3 डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सेम क्वेश्चन। तो इसको हम ऐसे डिफरेंट कर देंगे। ये बी पार्ट आपका सॉर्ट आउट हो गया। अच्छा जी, अब आप दोबारा एक नजर देख लें। इन फर्स्ट स्टेप यू हैव बॉट एसेट बट द प्राइस वाज सेम। इन सेकंड स्टेप एसेट वर परचेज बट यू वर रेडी टू पे मोर। आपको अब जो नेक्स्ट स्टेप करना है, उसके अंदर भी ऑलमोस्ट यही काम करना है, लेकिन बस परचेज कंसिडरेशन को चेंज करना है। तो वो परचेज कंसिडरेशन कैसे चेंज होगी, उसको हम यहाँ पर अब यहाँ रेज कर देते हैं। वेंडर की प्राइस हमें अभी थर्ड स्टेप के अंदर टेक ओवर करनी है। सो लायबिलिटीज आप मैं यहाँ पोस्ट कर रहा हूँ, और वेंडर की प्राइस को अब हम देखेंगे। ले जी, अगेन यू वर बाइंग योर एसेट फॉर रुपीज 10 लाख, वो मैंने यहाँ पर दोबारा लिख दिया। तीसरे केस के अंदर 10 लाख के एसेट्स आए, और उसके बाद यू हैव ओन लाइबिलिटीज ऑफ 80,000, वो वैसे की वैसे लिखी हुई हैं। अब सिर्फ जो थर्ड केस ये आ रहा है, वी हैव अ डिफरेंट परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन इज अमाउंट ऑफ वेंडर, वो आप लिख दें यहाँ पे 8,60,000। क्लियर होगी बात? अब आप गौर करें कि क्या मसला चल रहा है। जब आप दोनों साइड को ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको दोनों साइड बैलेंस नजर नहीं आ रही। आप चेक करें, दोबारा टोटल करके देखते हैं यहाँ क्या फर्क पड़ रहा है। लुक एट हियर, 8,60,000 अमाउंट ऑफ वेंडर
और 80,000 की लाइबिलिटीज हैं। अब आप उसे पे करें 940 वाइल वैल्यू ऑफ एसेट इज 1 मिलियन, यानी 10 लाख रुपए का एसेट परचेज करके यू आर रेडी टू पे ओनली 940। अगर ये एग्री भी कर गया तो कैसे मुमकिन है कि आप एक हाई वैल्यू ऑफ एसेट यू आर पेइंग लेस? इसका मतलब है कि आपने कोई अच्छी गेम खेली है और आपने एक अच्छी बार्गेनिंग की है, अच्छा प्रोसेस किया, अच्छी ट्रांजैक्शन की है और आपको इस ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट गेन हुआ है। यहाँ पे क्या है, 1 मिलियन का एसेट है एंड यू आर पेइंग ओनली 940,000, सो इट मींस दिस वुड बी कंसिडर्ड एज योर प्रॉफिट। लेकिन अभी फिलहाल आपने इसको छेड़ना नहीं है, इसको कैपिटल प्रॉफिट कहेंगे, बिकॉज आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था जब आप एसेट्स के जरिए प्रॉफिट कमाते हैं तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज योर कैपिटल प्रॉफिट। कितना कैपिटल प्रॉफिट है? सिंपल इज दिस, 1 मिलियन का एसेट आपने परचेज किया है और 940 आप पे करने के लिए तैयार हैं, तो 60,000 इज योर कैपिटल प्रॉफिट। अच्छा, हैरान कुन तौर पे जब आप तीसरे स्टेप में आएंगे आपको ये बात पता है कि वेंडर की अमाउंट को आपने बदलना नहीं है, तो सेम वेंडर अमाउंट यू विल बी राइटिंग इन योर नेक्स्ट एंट्री। इस तरह से आपके पास क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब जरा एक नजर इस सारे प्रोसेस को देखें। यहाँ फर्स्ट स्टेप में क्या किया आपने? यू हैव बॉट एसेट बट डेबिट एंड क्रेडिट वाज इक्वल, इट मींस सेम अमाउंट यू आर पेइंग फॉर अगेंस्ट द वैल्यू ऑफ एसेट, और फिर आपने डिबेंचर इशू कर दिया। दूसरे में आपका एसेट आप ज्यादा का आप कम का परचेज कर रहे थे और पेमेंट यहां से जज करें, 1 मिलियन का एसेट था और पेमेंट 1,40,000 कर रहे थे, ज्यादा पेमेंट कर रहे थे क्योंकि एसेट की वैल्यू ज्यादा थी, उसको गुडविल बोलते हैं। और लास्ट केस में आपने क्या किया, एसेट वाज 1 मिलियन वाइल यू वर पेइंग ओनली 940, कम पे कर रहे थे और इससे आपको प्रॉफिट वाज 60,000 का। लेकिन डिबेंचर की एंट्री देखे तीनों में से, वेंडर टू डिबेंचर, वेंडर टू डिबेंचर, वेंडर टू डिबेंचर, क्यों? बिकॉज डिस्काउंट और प्रीमियम वाज नॉट मेंशन्ड ओवर हियर, तो हमने ज्यूम कर लिया सब में पार डिबेंचर्स इशू किए हैं एट पार। सो वेंडर टू डिबेंचर, टू डिबेंचर, वेंडर टू डिबेंचर। और हमने कहा था कि हर केस के अंदर अमाउंट ऑफ वेंडर विल नॉट बी ऑल्टर्ड। यहां देखिए वेंडर की अमाउंट 860, यहां भी 860, यहां वेंडर 960, यहां भी 960। और पहले केस के अंदर अमाउंट ऑफ वेंडर वाज 920 और यहां चेक करें अमाउंट ऑफ वेंडर 920। नहीं, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आपसे रिक्वेस्ट है अपने आप को सेफ रखने के लिए प्लीज इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से कर लें। आपके एमसीक्यूज और डेफिनेशन के लिए भी जरूरत है और टू सम एक्सटेंट शायद पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके ये काम आ जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, इट्स टाइम टू से गुड बाय। अल्लाह हाफिज। कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज।